स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। आज की वीडियो को कंप्लीटली डेडिकेट किया गया है लॉ ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम लॉ ऑप्शन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज समय समय पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि सर हम लॉ का एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, बट हमारे पास सही इंफॉर्मेशन, हमारे पास अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का इल्यूजन होता है कि लॉ ऑप्शनल एक स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि उसको ऑप्ट करके दे विल नॉट बी एबल टू गेन 290 और 300 और मोर देन 300 मार्क्स, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉ के बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, जिन्होंने LLB LLM की हुई है, वो भी लॉ को ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हुए डरते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लॉ में इंटरेस्ट है, वो लॉ ऑफ क्राइम पढ़ना चाहते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ को जानना चाहते हैं, इसीलिए दे वांट टू गो फॉर लॉ ऑप्शनल। लेकिन अगेन एक डाउट रहता है, एक मन में इल्यूजन रहता है कि क्या लॉ ऑप्शनल के माध्यम से अच्छे मार्क्स गेन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑप्शनल के बारे में। इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कि स्टडी IQ द्वारा ऑफर किए जाने वाले लॉ ऑप्शनल प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। दैट मीन्स कि किस प्रकार से हम सिलेबस को कवर करते हैं, किस प्रकार से हम क्लासेस को स्ट्रक्चर करते हैं, हमारी क्लासेस किस प्रकार से अरेंज की गई हैं, या यूँ कह सकते हैं किस प्रकार से ऑर्गेनाइज की गई हैं, सो दैट वी कैन गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं कि लॉ ऑप्शनल ऑप्ट क्यों किया जाना चाहिए। अब देखिए, लॉ ऑप्शनल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है जो सीधा ही इस डिल्यूजन को तोड़ता है कि लॉ एक वायबल सब्जेक्ट नहीं है। जनरली अगर हम लॉ के स्टैट्स की तरफ देखें तो वी कैन फाइंड आउट दैट लॉ ऑप्शनल हैज अ सक्सेस रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10%। लॉ ऑप्शनल का सक्सेस रेट तकरीबन 10% के आसपास है। दैट मीन्स अगर 100 स्टूडेंट्स ने लॉ को ऑप्ट करके मेंस एग्जामिनेशन को लिखा है तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ वेरी बैड सक्सेस रेट, आई विल से इट्स अ गुड सक्सेस रेट। इसके साथ साथ जो लॉ ऑप्शनल का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है रेपिटेशन ऑफ PYQs। अब जनरली अगर PYQs रिपीट होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि PYQs रेगुलरली रिपीट होते हैं, लेकिन PYQs के अंदर रेपिटेशन है। हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर PYQs रेगुलरली रिपीट होते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूं तो कई टॉपिक्स तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ही डिफाइंड क्वेश्चंस हैं, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि हर 2-3 साल के अंदर वहां पर रेपिटेशन होगी। इसके साथ साथ लॉ ऑप्शनल का एक बेनिफिट है, जो मेजर बेनिफिट है वो है ओवरलैप विद द GS सिलेबस। लीजिए, अब जनरली हम सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके पेपर 2 मेंस में पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ते हो लॉ ऑप्शनल के लिए, तो जनरली आपका पॉलिटी का एक बहुत बड़ा सिलेबस कवर हो जाता है, एंड दैट टू विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बिकॉज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सिलेबस को देखें हमारे लॉ ऑप्शनल के लिए, तो विल फाइंड कि हर टॉपिक हमारे GS से रेलिवेंट है। अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपका GS के लिए वो टॉपिक्स हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो स्टूडेंट्स को मिलेगा बाय रीडिंग लॉ ऑप्शनल और बाय प्रिपेयरिंग फॉर लॉ ऑप्शनल इज कि उनका GS के अंदर पॉलिटी का बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको GS में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, या फिर हम बात करें इन्वायरमेंटल लॉ की, तो ऑब्वियसली वो आपको GS में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ जब भी हम लॉ ऑप्शनल के लिए किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम जजमेंट्स को भी स्टडी करते हैं। अब RTI को लेकर कोर्ट ने जो जजमेंट दिए उसके अंदर कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को भी टच किया, इसके साथ साथ लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी टच किए। इसके साथ साथ जब हम इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ते हैं लॉ ऑप्शनल के लिए, तो वहां पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंट लॉ पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि डेवलपमेंट को किस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये सारे पॉइंट्स आपके इन्वायरमेंट GS इन्वायरमेंट को कवर करने में भी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हेल्प करेंगे। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर हम जब जजमेंट्स पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि किस प्रकार से करप्शन पब्लिक सर्विसेज के अंदर इंटेग्रिटी को इरोड करती है।
उसी प्रकार से जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस, तो वो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प करेगा। तो दैट मीन्स हमारे सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली जीएस के अंदर हेल्प करेंगे, और उनके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको जीएस में, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में काम आएगा। तो इसीलिए आपके लॉ ऑप्शनल के सिलेबस का एक सर्टेन एक्सटेंट तक ओवरलैप है जीएस के साथ, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी। इसके साथ साथ हम लॉ पढ़ते हैं तो जनरली हम बहुत सारे करंट इवेंट्स को भी पढ़ते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट क्वेश्चंस, राइट। तो इसीलिए लॉ ऑप्शनल आपको करंट इवेंट्स, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक करंट इवेंट्स को भी समझने में हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट इज ऑब्वियसली एनीबडी हु हैज स्टडीड लॉ, वो जानता है कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस एंड लॉजिक। अगर कोई व्यक्ति कॉमन सेंस और लॉजिक का प्रयोग कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति की एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी इशू का एनालिसिस कर सकता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो लॉ को बहुत इजीली समझ सकता है। जो स्टूडेंट्स बारीकियों को समझ सकते हैं, फॉर देम लॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन लॉ, अगर आप लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो वो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपके संग रह जाएगा। आपको उसको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, आपको उसको बार बार क्रैम नहीं करना पड़ेगा। एंड लॉ का एक बहुत अच्छा फीचर है कि लॉ आपके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में सहायता करता है, और ये एनालिटिकल स्किल्स आपके जीएस मेंस में भी काम आएंगे। तो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट बाय रीडिंग फॉर लॉ ऑप्शनल। हाई सक्सेस रेट, repetition of PYQs, overlap with GS syllabus, especially polity, understanding of current events, both national and international, और इसके साथ साथ it will help you developing analytical skills। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि लॉ कौन से स्टूडेंट्स के लिए वायबल है, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए या उन लोगों के लिए भी जिन्होंने लॉ को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट थिंग, जिन स्टूडेंट्स ने लॉ को पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स जो कॉलेजेस में है या जिन्होंने रिसेंटली ही हाल फिलहाल में अपनी LLBs या LLM को कंप्लीट किए, उनके लिए लॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शन। फर्स्ट, बिकॉज हमारे सिलेबस को अगर आप देखेंगे, और मैं अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर आपको सिलेबस से ही फेमिलियर करवाऊंगा, आप देखेंगे कि आपने सारे के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपनी कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, इंटरनेशनल लॉ की, लॉ ऑफ क्राइम की, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, मर्केंटाइल लॉ, ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़े हुए हैं। तो दैट मीन्स इट एक्ट एज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ योर डिग्री। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना। अब आप लॉ पढ़कर किसी और ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो वहां पर आपको बेसिक से शुरू करना होगा, स्क्रैच से शुरू करना होगा। इसके लिए इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी डेवलप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। लेकिन लॉ के अंदर अगर आपने लॉ ऑलरेडी कॉलेजेस में पढ़ा है, 3 साल या 5 साल की डिग्री की हुई है, तो इन दैट केस आपके पास एक बेस ऑलरेडी तैयार है। अब आपको उस बेस के ऊपर ऑलरेडी बिल्ड करना है, तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। उसी टाइम को आप कंज्यूम कर सकते हो अपनी जीएस को बेटर करने में, जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स को बेटर करने में। तो फॉर लॉ ग्रेजुएट्स लॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट, 1। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स लॉ पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्होंने लॉ एज अ सब्जेक्ट कभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, डिग्रीज के अंदर नहीं पढ़ा, दैट मीन्स उन्होंने LLB LLM नहीं किए, अगर उनका लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ कैन बी गुड ऑप्शन फॉर यू, प्रोवाइडेड 1 इफ यू पे प्रॉपर फोकस। अगर आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे, अगर आप हमारे द्वारा बताए हुए एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो करेंगे, नियमित तौर पर आंसर राइटिंग करेंगे और टॉपिक्स को कंसेप्चुअली समझेंगे, तो लॉ कैन बी अ गुड ऑप्शन सब्जेक्ट फॉर यू एज वेल। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट जो नॉन लॉ स्टूडेंट्स के लिए है वो है कि हमारे सिलेबस में केवल सब्सटेंटिव लॉ ही है, प्रोसीजरल लॉ है ही नहीं। दैट मीन्स यूपीएससी ने बहुत अच्छा फेवर किया आप सभी के साथ कि आपके सिलेबस में प्रोसीजरल लॉ डाला ही नहीं है, BNSS नहीं है, एविडेंस एक्ट नहीं है, जो टेक्निकल लॉज है, हाईली टेक्निकल लॉज है, टैक्सेशन लॉ सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, यहाँ तक कि फैमिली लॉ, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारे के सारे आपके सिलेबस के हिस्से नहीं है, बिकॉज जनरली प्रोसीजरल लॉज अपने आप के अंदर लेंदी होते हैं। उसी प्रकार टैक्सेशन लॉ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ कॉम्प्लेक्स है, उसी प्रकार से लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहीं ना कहीं ओवर टेक्निकल है। लेकिन आपके सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं है। आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ थ्योरेटिकल है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको इन लॉज को समझने में बहुत समस्या नहीं आएगी। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन लॉ बैकग्राउंड से हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड इन लॉ। जब वो आंसर्स लिखते हैं तो उनके आंसर्स लॉ ग्रेजुएट से भी बेटर होते हैं, बिकॉज उन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, राइट। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स लॉ नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने लॉ को कभी पढ़ा ही नहीं है, अगर उनका लॉ में इंटरेस्ट है तो दे कैन गो फॉर लॉ ऑप्शनल, बिकॉज वी ओनली हैव सब्जेक्ट्स दैट आर सब्सटेंटिव इन नेचर, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रोसीजरल नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो लॉ ग्रेजुएट्स नहीं है, दोनों के लिए ही लॉ कैन बी अ गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आगे चलते हैं। इस वीडियो के अंदर ब्रीफ में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं। मैं डिटेल में सिलेबस के बारे में नहीं बताऊंगा, एक अलग वीडियो करेंगे जहां पर मैं आपको सिलेबस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन से टॉपिक को हम कैसे कवर कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आई विल ओनली प्रोवाइड यू एन ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। जनरली हमारे सिलेबस में 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर केवल 5 टॉपिक्स ही हैं, ओनली 5 टॉपिक्स। एंड आई कैन गारंटी यू कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 टॉपिक्स पढ़कर आपके 2 से 3 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो वैसे ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। उसी प्रकार लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर केवल 13 टॉपिक्स हैं, आपको कोई बेयर एक्ट नहीं पढ़ना, केवल जजमेंट्स हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सिलेबस भी बहुत छोटा है, जनरली इसे हम 1 महीने से भी कम समय में कवर करते हैं और इससे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो दैट मीन्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। तो जनरली हमारे सिलेबस के अंदर हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन योर जीएस पॉलिटी सेक्शन। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त अगर एक्ट आपने अच्छे से समझा और पढ़ा तो आपको जीएस में हेल्प करेगा। लास्ट ईयर प्रीलिम्स के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त से ही प्रश्न आया था। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि लॉ ऑप्शनल ना केवल आपको लॉ में हेल्प करेगा, ना केवल आपको मेंस में हेल्प करेगा, बल्कि आपके जीएस सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड पेपर 1 में इंटरनेशनल लॉ, केवल 3 सब्जेक्ट्स हैं। 1 नाउ मूविंग ऑन टू पेपर 2, हमारे पास लॉ ऑफ क्राइम्स है। लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर जनरली हम बीएनएस पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर आईपीसी पढ़ना है या बीएनएस। आईपीसी रिपील हो चुका है, बीएनएस लागू हो चुका है, तो करंटली द लॉ दैट वी हैव इज बीएनएस। तो हम बीएनएस और उनके सेक्शंस को ही पेपर में कोट करेंगे। देन वी हैव लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लिमिटेड सिलेबस है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ। एंड देन वी हैव कंटेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट, सीएलडी। सीएलडी के अंदर 8 टॉपिक्स हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जैसे मेडिएशन, जैसे लोक अदालत 2। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल लॉ के स्टैट्यूट्स 3। इसके साथ साथ कंपटीशन लॉ 4। देन वी हैव ट्रायल बाय मीडिया 5। देन वी हैव आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 6। देन वी हैव आईपीआर। आईपीआर के अंदर हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 7। और लास्ट में हमारे पास है आईटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो सीएलडी में हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये टॉपिक स्टूडेंट को वेग लगते हैं, मतलब बहुत वास्ट लगते हैं। जैसे आईपीआर अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन हम जब उनको क्लास के अंदर स्टडी करेंगे यू विल फाइंड आउट कि यूपीएससी जनरली इन टॉपिक्स से क्वेश्चन एक पैटर्न में पूछते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पीवाईक्यूज के एनालिसिस। इसलिए हम क्लास के अंदर पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपीराइट एक्ट पढ़ रहा हूँ तो इन दैट केस हमें पता होना चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट से कौन से सेक्शंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट पे आ सकते हैं, कॉपीराइट क्या होता है इस पे आ सकते हैं, फेयर डीलिंग क्या होती है इस पर आ सकते हैं, मॉरल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के ऊपर। इसके अलावा कॉपीराइट से क्वेश्चन नहीं आता। इन द सेम मैनर अगर मैं ट्रेडमार्क पढ़ रहा हूँ तो जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं ट्रेडमार्क होल्डर के राइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क और माफ कीजिएगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क और पासिंग ऑफ में क्या फर्क होता है, और ट्रेडमार्क होल्डर के पास इन्फ्रिंजमेंट के केस में क्या रेमेडीज होती हैं। इसके अलावा जनरली क्वेश्चन नहीं आते। इन द सेम मैनर अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन लॉ की,
तो ज़्यादातर क्वेश्चन सेक्शन 3, सेक्शन 4 और कंपटीशन और आईपीआर के बीच में इंटर रिलेशनशिप पर आते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर क्वेश्चन आता ही, दैट मीन्स कंपटीशन लॉ के अंदर किसी और सब टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आता। तो सीएलडी को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। जब हम क्लासेस के अंदर सीएलडी को पढ़ेंगे, आई विल टीच यू कि किस प्रकार से सीएलडी को अप्रोच किया जाता है। तो दीज आर द 7 टॉपिक्स, 7 सब्जेक्ट्स दैट वी हैव टू रीड फॉर आवर सिलेबस। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको रट्टा लगाना पड़े। अगर आपके सिलेबस में बीएनएसएस होता, एविडेंस एक्ट होता, या आपके सिलेबस के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता, लिमिटेशन लॉ होता, तो वहां पर आपको रटने की जरूरत पड़ती। आपको सेक्शन रटने होते, प्रोसीजर लॉ में सेक्शंस को रटना जाता है। सीपीसी अगर होता तो आपको प्रोसीजर्स और सेक्शंस को रटना होता। लेकिन ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये थ्योरेटिकल है। यहाँ पर आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको कंसेप्चुअल तौर पर टॉपिक्स को समझना है। मूविंग ऑन, अब हमारे लॉ ऑप्शनल के प्रोग्राम को किस प्रकार से डिजाइन किया गया। स्टडी आईक्यू के लॉ ऑप्शनल के प्रोग्राम को डिजाइन किया गया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर मैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो हमारा पहला फीचर है, हमारे प्रोग्राम का पहला फीचर है सिलेबस कंप्लीशन एग्जैक्टली अलाइंड विद एग्जामिनेशन पैटर्न। इसलिए हमारी क्लासेस जो हैं वो तकरीबन 400 घंटे से ज्यादा समय के लिए स्ट्रेच करती हैं, ताकि हम हर टॉपिक को डिटेल्ड वे में स्टडी कर सकें। क्योंकि जनरली हमारे कोर्सेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन लॉ बैकग्राउंड से, इसीलिए भी टच एवरी बेसिक एस्पेक्ट। यहां तक कि जब हम लॉ ऑफ क्राइम पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास के अंदर आई टीच यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्राइम एंड अ सिविल रॉन्ग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्राइम ऑफेंस एंड अ मॉरल रॉन्ग, राइट। तो इस बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम हमारे सिलेबस के नियरली हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाता। यहां तक कि अगर किसी टॉपिक से एक बार भी प्रश्न आया, पिछले 10 से 11 साल के अंदर एक बार भी क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उससे एक बार क्वेश्चन आया था इमरजेंसी आर्बिट्रेशन। हालांकि इमरजेंसी आर्बिट्रेशन हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट में नहीं है, लेकिन आई इवन टीच दैट बिकॉज हो सकता है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए फ्यूचर में। तो हम सिलेबस के हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर स्टडी करते हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाता, हर टॉपिक को डिटेल वे में कवर किया जाता है। इसीलिए हमारी क्लासेस की कवरेज तकरीबन 400 आवर्स तक होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। 1 इसके साथ साथ द कवरेज इज अलाइंड विद एग्जामिनेशन पैटर्न, जिसका मतलब अब एग्जामिनेशन के पैटर्न को कैसे समझा जाएगा, इसके लिए वी हैव टू गो फॉर पीवाईक्यू एनालिसिस। जनरली जब हम किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो वी कंडक्ट एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज एंड आई रियली इनकरेज स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट गो थ्रू 10 years ऑफ पीवाईक्यूज, ताकि आपको समझ में आए कि यूपीएससी किस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड आई कैन अश्योर यू, जिस पैटर्न में आपने क्वेश्चंस फेस किए होंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर या इवन जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर, यूपीएससी का पैटर्न उससे अलग है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ क्राइम्स की, तो जनरली जब हम किसी सेक्शन को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थेफ्ट के सेक्शन को पढ़ रहा हूं, तो जनरली हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि थेफ्ट क्या होता है। एक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स कितने होते हैं, 5 इंग्रेडिएंट है, राइट। हम जानते हैं कि थेफ्ट के लिए एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिस प्रॉपर्टी को उसके पोजेसर के पोजेशन से बाहर मूव किया गया है, उसके पोजेसर की कंसेंट के बगैर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। अब ये 5 इंग्रेडिएंट हो गए, लेकिन यूपीएससी आपसे इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछेगा, यूपीएससी आपसे एक लेवल डीप जाकर कॉन्सेप्ट पूछेगा। यूपीएससी आपसे पूछते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द जिस्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। डिसऑनेस्ट इंटेंशन
इज द जिस्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। इसका मतलब ये है, अगर हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें तो उसका मतलब ये निकलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजेसर की पोजेशन से बाहर निकाला, लेकिन उस व्यक्ति का इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था, तो क्या वो थेफ्ट है? उत्तर है नहीं, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन बहुत जरूरी है। इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू सम अदर पर्सन और रॉन्गफुल गेन टू योरसेल्फ। खुद को रॉन्गफुल गेन देना या दूसरे वाले व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस देना, इसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन बोलते हैं। ये बहुत आवश्यक है, राइट? तो दैट मीन्स अगर आपने यह समझ लिया कि थेफ्ट के ऑफेंस के अंदर बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन के थेफ्ट हो ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स अब आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाएंगे। अभी हमें कैसे समझ में आएगा कि यूपीएससी किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है? वी डू इट थ्रू पीवाईक्यू एनालिसिस। हम कांस्टेंट वे के अंदर, हम या रेगुलर वे के अंदर हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं। हर टॉपिक के अंदर पीवाईक्यू का एनालिसिस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर कंपटीशन लॉ से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सेक्शन 3, सेक्शन 4, आईपीआर और कंपटीशन लॉ के रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप पर ही आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएगा, राइट? ये हमें कैसे समझ में आया? बाय कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। और क्लासेस के अंदर हम टॉपिक के संग पीवाईक्यूज का डीप एनालिसिस करते हैं। जनरली मैं बच्चों को बताता हूं कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करोगे, उसके बाद उसके आंसर को स्ट्रक्चर किस प्रकार से किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज। 2, थर्ड, करंट अफेयर्स अलाइनमेंट। दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम में वी ऑल्सो अपडेट द स्टूडेंट्स विद करंट अफेयर्स रेगुलरली। जनरली यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के अंदर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उनका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जनरली करंट अफेयर्स 2 प्रकार के ही होते हैं लॉ ऑप्शनल के लिए। 1, हमारे सिलेबस में जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, जितने भी लॉज हैं, अगर उन लॉज के अंदर कोई अमेंडमेंट आ रही है तो वो करंट अफेयर्स के फॉर्म में पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट आया, वो पूछा गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आया, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया गया, वो करंट अफेयर्स के फॉर्म में पूछा गया। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट देता है या हाई कोर्ट को इंपॉर्टेंट जजमेंट देता है ऑन एनी टॉपिक इन आवर सिलेबस, वो करंट अफेयर का हिस्सा हो सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर एक जजमेंट दी थी गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की पावर को एक प्रकार से डिफाइन किया गया था विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग एक्शन ऑन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 200 के अनुसार गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए बिल्स के ऊपर किस प्रकार से एक्शन ले सकते हैं और कितने समय तक उन बिल्स को पेंडिंग रख सकते हैं। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिडिक्शन का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उस जजमेंट को एक तरीके से ऑल्टर करने का प्रयास किया, लेकिन ये जजमेंट आपके लिए करंट अफेयर के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो जनरली हमारी क्लासेस के अंदर करंट अफेयर्स पर भी डिस्कशन होता है, नॉट ऑल करंट अफेयर्स। जो फॉर एग्जांपल अगर कल को सीआरपीसी में अमेंडमेंट होती है, बीएनएसएस में अमेंडमेंट होती है या एविडेंस एक्ट में, तो हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं उनमें अगर किसी प्रकार से चेंज आता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको उदाहरण दिया आरटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाई सरकार, उसी साल वो क्वेश्चन पूछा गया। उसी प्रकार से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होती है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होती है, हो सकता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो जाए, हो सकता है बीएनएस के अंदर अमेंडमेंट होकर एक नया सेक्शन आ जाए, तो इन दैट केस वो हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। तो ऐसी करंट अफेयर्स को हम रेगुलर तौर पर क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ आई टोल्ड यू हमारे प्रोग्राम के अंदर फोकस दिया जाता है, स्पेशल फोकस आंसर राइटिंग के ऊपर। जनरली लॉ ऑप्शनल में आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है विद इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जनरली हमारे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जाते। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चन सीधे आएंगे,
फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्वेश्चन सीधे ही आते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन सीधे ही आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ क्राइम की, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में मोल्ड करके दिया जाता है, सो दैट स्टूडेंट उस पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन को आंसर करेगा। उसी प्रकार लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई टीच टू स्टूडेंट इज हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, सो दैट अगर आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ लिया, तो आप आंसर का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो, आप एक आंसर का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन वन। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग के अंदर नियमित तौर पर आई टीच स्टूडेंट हाउ टू स्ट्रक्चर देयर आंसर। वन, किस प्रकार से फैक्ट्स को यूज किया जाता है टू सब्सटैंशिएट योर आंसर। टू, और किस प्रकार से कंक्लूजन लिखा जाता है, किस प्रकार से पॉइंटर्स तैयार किए जाते हैं फॉर मेन बॉडी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनरली देर आस्किंग, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पहले डिस्कस किया था, कि अगर क्वेश्चन आ गया लॉ ऑफ क्राइम के अंदर कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द जिस्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सप्लेन, तो यहां पर आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि थेफ्ट के अंदर अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो वो अपराध ही नहीं है, राइट। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा हाउ टू एक्सप्लेन हाउ डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। या फिर अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया लीगल इंसैनिटी के ऊपर, जनरली दे आस्क यू कि द लॉ ओनली प्रोवाइडेड डिफेंस इन केस ऑफ लीगल इंसैनिटी। तो लॉ आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, कि इंसैनिटी एक डिफेंस होता है लॉ ऑफ क्राइम के अंदर। अगर एक व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है, जो नहीं समझ सकता कि वो जो कर रहा है उसका इंपैक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर ऐसे व्यक्ति से अपराध हो गया तो उस व्यक्ति को डिफेंस मिल जाता है। बिकॉज लॉ मान के चलता है कि ऐसा व्यक्ति गिल्ट, या यूं कहो कि अपने माइंड के अंदर ये डिसाइड ही नहीं कर सकता कि वो अपराध कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। लेकिन इंसैनिटी क्या होती है, हम किस चीज को इंसैनिटी मानेंगे। अगर एक व्यक्ति मेडिकल तौर पर सर्टिफाइड है या मेडिकल तौर पर उसको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो क्या वो इंसैनिटी माने जाएगी। हो सकता है कि अपराध करते वक्त वो ठीक हो, कैसे पता लगेगा वो ठीक है। हो सकता है अपराध के समय जो है उसके एक्शंस देखकर कोर्ट अंदाजा लगाती है कि क्या वो उसने अपराध साउंड माइंड से किया है या फिर अपराध करते समय भी ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि लीगल इंसैनिटी इज अ डिफेंस दैट इज प्रोवाइडेड टू एन अक्यूज्ड पर्सन, तो यहां पर क्वेश्चन ही आपसे पूछना चाह रहा है कि हर प्रकार की इंसैनिटी को डिफेंस नहीं मिलता। हो सकता है कि व्यक्ति जो है मेडिकल तौर पर उसका कोई इलाज चल रहा हो, ट्रीटमेंट चल रहा हो, लेकिन अपराध करते हो तो बिल्कुल सेम हो। तो लॉ कौन सी प्रकार की इंसैनिटी को एग्जेम्प्ट करता है पनिशमेंट से, दैट इज लीगल इंसैनिटी, नॉट मेडिकल इंसैनिटी। तो आपको लीगल और मेडिकल इंसैनिटी के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको केस लॉज मेंशन करने होंगे। तो उसी प्रकार से आंसर को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, पॉइंटर्स कैसे तैयार किए जाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, केस लॉज को कैसे इंसर्ट किया जाता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, उसके बाद केस लॉ। नहीं, आपको पॉइंट्स के साथ में ही केस लॉज मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सपोज आई एम राइटिंग अबाउट डिफरेंट टेस्ट जो कोर्ट ने इवॉल्व किए हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रेपरेशन। लॉ ऑफ क्राइम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रेपरेशन और अटेम्प्ट को हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो उसके अंदर 3 टेस्ट है। जनरली हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट देखते हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन और लोकस पोनिटेंशिया देखते हैं, उसी प्रकार से हम प्रॉक्सिमिटी टेस्ट देखते हैं, राइट। उसी प्रकार से हम अनइक्विवोकैलिटी टेस्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद वो केस लॉज लिखते हैं। नहीं, जिस टेस्ट के संग जो केस लॉ रेलेवेंट है उसको उस टेस्ट को एक्सप्लेन करने के साथ ही मेंशन करना है। अदरवाइज एग्जामिनर कैसे असेस करेगा कि आपने कौन से टेस्ट को कौन से केस लॉ से रिलेट किया। तो these are the finer points that you have to remember while writing down your answer, and these form the part of answer writing। और मैं पर्सनलाइज फीडबैक देता हूँ स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स जनरली आंसर लिखकर मुझे मेल कर देते हैं, तो उन आंसर्स को चेक करके आई प्रोवाइड देम फीडबैक कि हाउ टू इंप्रूव देयर आंसर राइटिंग स्किल्स। तो आंसर राइटिंग हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके साथ साथ जनरली हमारे प्रोग्राम के अंदर वी प्रोवाइड अ 30 month लॉन्ग मेंटरशिप टू द स्टूडेंट्स। दैट मीन्स स्टूडेंट्स अपने मेंटर्स ऑब्वियसली जो लॉ के एक्सपर्ट्स है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं,
अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स जनरली मुझसे भी डायरेक्टली बात करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक एडिशनल फीचर है, दैट इज ज्ञान भंडार। ज्ञान भंडार प्रोग्राम के अंदर जनरली वी प्रोवाइड स्टूडेंट्स एक्सेस टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। व्हाई? बिकॉज हो सकता है एक स्टूडेंट जिसने आज प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, उसे इमीडिएट फ्यूचर के अंदर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर किसी एग्जाम में अपीयर होना है, और उसके पास लाइव क्लासेस का समय नहीं है, बिकॉज लाइव क्लासेस अपने पेस पे चलती हैं, राइट? हम टॉपिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स के पास उतना समय ना हो। तो इन दैट केस हम उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस दे देते हैं, ताकि वो लेक्चर्स को देख सके। जिन टॉपिक्स के अंदर उसको कमी लगती है, जिन टॉपिक्स के अंदर उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, उन टॉपिक्स के स्पेसिफिक लेक्चर्स को देखकर ही कैन प्रिपेयर दोस टॉपिक्स। तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर दैट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ ऑप्शनल एट स्टडी IQ। इसके साथ साथ असेसमेंट किस फॉर्म में? असेसमेंट होगी आपके टेस्ट के फॉर्म में। हर सब्जेक्ट की फिनिशिंग के बाद जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ ऑफ क्राइम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ क्राइम खत्म हुआ, उसके ऊपर एक टेस्ट होगा। आंसर राइटिंग तो रेगुलरली होती है, डेली बेसिस पर होती है, लेकिन टेस्ट होगा। उस टेस्ट का वैल्यूएशन मैं खुद करता हूं। तो जैसे हमारे सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स खत्म होते जाएंगे, फिनिश होते जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, और सिलेबस कंप्लीशन पर फुल लेंथ टेस्ट स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, और उनका वैल्यूएशन मैं पर्सनलाइज तौर पर करता हूं। तो जनरली ये सारे फीचर्स हमारे लॉ ऑप्शन प्रोग्राम को डिस्टिंक्ट बनाते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स लॉ ऑप्शन ऑप्ट करने में इंटरेस्टेड है, सो दे कैन एक्सेस द कोर्स एट दिस मच ऑफ प्राइस। जनरली हम आज 16 तारीख 16th ऑफ जुलाई से ही नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं। सो दैट आई थॉट कि आप सभी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए रिगार्डिंग द लॉ ऑप्शन प्रोग्राम एट स्टडी IQ। और यहां पर हम लॉ ऑफ क्राइम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स लॉ ऑप्शनल को ऑप्ट करने में इंटरेस्टेड है, दे कैन यूज द कोड VG Live एंड दे कैन गेट द प्रोग्राम एट दिस मच ऑफ प्राइस। अब इस मंथ के एडमिशंस 31 तक, दैट मींस 31st ऑफ जुलाई को ही क्लोज हो जाएंगी। तो आपके पास लिमिटेड समय है, एंड लिमिटेड समय के अंदर ही यू हैव टू टेक अ डिसीजन टू गो फॉर लॉ ऑप्शनल एट स्टडी IQ। और जिन भी स्टूडेंट्स को एडिशनल क्वेरीज है, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी लिंक है उसको एक्सेस करके आप अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू आवर काउंसलर्स। एंड इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी, टॉक टू मी रिगार्डिंग एनी ऑफ योर क्वेरी, तो आप उन काउंसलर्स को बोल सकते हैं दैट यू वांट टू एड्रेस योर क्वेरीज थ्रू मी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने स्टडी IQ के लॉ ऑप्शनल प्रोग्राम के बारे में डिटेल डिस्कशन की है, एंड हाउ दिस प्रोग्राम कैन हेल्प यू in excelling at law optional, and it can help you in securing good marks in optional subjects at mains examination। तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लेकिन अगेन आई मस्ट टेल यू कि 31 जुलाई को हमारा प्रोग्राम के एडमिशंस, हमारे बैच की एडमिशंस समाप्त हो रही हैं। तो इससे पहले ही यू हैव टू इंश्योर दैट आप लॉ ऑप्शनल प्रोग्राम एनरोल कर लें, बिकॉज डिले इज नेवर एन ऑप्शन। अभी आपके पास तकरीबन 5.5 से 6 महीने हैं जिसके अंदर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट कैरीज 500 मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। आप किसी अन्य सब्जेक्ट को अगर थोड़ा ध्यान कम भी दें तो यू कैन मैनेज, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल सिक्योर योर 500 मार्क्स, राइट? तो इसीलिए आपके पास अभी समय है, 5.5 से 6 महीने हैं। इस समय के अंदर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। एंड वंस मिड जनवरी अराइव्स, जैसे मिड जनवरी आता है तब आपका फोकस शिफ्ट होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो ये अच्छा समय है। मेक श्योर यू मेक प्रॉपर advantage, or you take proper use of this particular time, enroll yourself in your optional subjects and prepare your optional subject before mains examination। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।